अशोक तंवर को इन्होंने लठिया के उतारा, बॉडी बनाने नहीं दी। शैलजा जी को भी उन्होंने कोई बॉडी नहीं बनाने दी, ना हरियाणा की ना जिलों की कुछ भी। अब बेचारे उदय भान जी भी ये बयान देना ही छोड़ के कि कब आएगी। यानी जब कोई व्यक्ति केवल परिवार के लिए लगता है तो सुरजेवाला जी, उनको तड़ी पार जाना पड़ा एक तरह से। कांग्रेसी कांटे निकालते निकालते ये वहाँ पहुँच गए। एक समय कांग्रेस कई बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य रखती थी, कांग्रेस ने उस सामर्थ्य को खोया है। जो मैं बात कह रहा हूँ कि हमारा पार्टी 10 की 10 लोकसभा की अपने बलबूते सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। ये जो ठांसरे इकट्ठे करते थे, गोबर सिर पे ढोती थी माताएं बहनें, उपले बनाती थी, गोसे बनाती थी, इस बरसात में फूकनी मार मार के जो हालत खराब हो जाती थी, आंखों में पानी आ जाता था। आज फूकनी बाजार में नहीं मिलती साहब, नहीं तो लड़कियों का नाम फूकनी रख देते थे। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं ओम प्रकाश धनखड़, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष, जाने माने किसान नेता और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संयोजक रहे, अतीत में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और इसके अलावा भी इनका परिचय है कि एक विचारक और एक चिंतक से हमारी बात हो रही है। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है धनखड़ साहब। धन्यवाद महेश जी। एनजेपी को समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो सीधे मुद्दों पर आने से पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड में ये जानना चाहते हैं, आपकी सामान्य दिनचर्या अब इन दिनों कैसे बीतती है संगठन की? सामान्य दिनचर्या जून में कहे तो मैं था ही नहीं, संगठन ही संगठन था। 13 तरह के कार्यक्रम केंद्र से मिले थे प्रधानमंत्री जी के 9 साल होने के उपलक्ष्य में, और मुझे इस बात का फक्र भी है, आनंद भी है, और अपने कार्यकर्ताओं पर जो है गौरव भी है कि पहले एक रैली करने के लिए हमको 1 महीने की तैयारी लगती थी और प्रदेश भर के अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को वहाँ ड्यूटी लगाते थे। अब हमने 18 से 30 जून के बीच में 9 सफल रैलियाँ की और 1 लोकसभा के कार्यकर्ता किसी दूसरी लोकसभा में आमंत्रित नहीं किए। अमित शाह जी की रैली से हम शुरू हुए थे, आदरणीय गृह मंत्री जी की से, और जगाधरी में टेस्टिंग भी साथ ठाकुर राजनाथ सिंह जी जो है वो जगाधरी की रैली में थे। बाकी सब रैलियों में भी सोनीपत में गडकरी जी आए, पानीपत में अनुराग ठाकुर जी आए, संजीव बालियान जी जो है वो हिसार रैली में आए, मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद रैली में थे कृष्णपाल गुर्जर सिंह जी के साथ, महेंद्रगढ़ की इसकी गुड़गांव की रैली में हमारे विप्लव देव जी और मैं स्वयं था। इसी तरह से महेंद्रगढ़ भिवानी की रैली में भी विप्लव देव जी और मैं स्वयं उसमें हाजिर था। तो हर रैली में कुछ ना कुछ प्रमुख केंद्र के लोग और उसके साथ साथ हरियाणा के नेतागण, और बहुत ही सफलतम रैलियां इस समय में की। केवल सफलतम रैलियां की ऐसा नहीं है, व्यापारी सम्मेलन हुए, प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन हुए, लाभार्थियों के सम्मेलन हुए, मीडिया के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, सोशल मीडिया के लोगों से इंटरेक्शन हुआ और लाभार्थियों से संपर्क हुआ, और बहुत सारे प्रमुख लोगों के साथ संपर्क से समर्थन एक विषय था, जिसमें नड्डा जी जनरल सुहाग को मिलने आए थे, जनरल लांबा को मिलने आए थे। तो ऐसे ही पार्टी के प्रमुख लोगों ने प्रमुख शख्सियतों से जाकर मिलने का काम किया। तो 1 महीने में मैं स्वयं नहीं, मैं कहूँगा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता संगठन के ही काम में निरंतर लगा था, और मुझे लगता है कि उसने 14 से 18 घंटे का परिश्रम इन दिनों में किया है। मेरे तो संगठन खड़ा कर दिया, ये बड़ी बात है, और इन दिनों इसी में आपकी व्यस्तता रही। चलिए अब काम की सारे मुद्दों पर एक एक करके आते हैं। आप किसान नेता हैं, किसानों के लिए खूब आपने आंदोलन किए विपक्ष में रहते हुए, सत्ता आपके पास आई, अब आज आपकी पार्टी की सत्ता है केंद्र में भी और राज्य में भी। एमएसपी का इशू बहुत तेज़ी से अभी कांग्रेस उठा रही है। अपने छत्तीसगढ़ में जो सम्मेलन था कांग्रेस का, उसमें घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एमएसपी की गारंटी का इशू शामिल किया है। धनखड़ साहब का क्या दृष्टिकोण है, एमएसपी क्यों नहीं दे पा रही सरकारें? देखिए, पहले तो कांग्रेस की नीयत को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसानों को एमएसपी इस हिसाब से नहीं दिया। अनेक वर्षों तक उनकी सरकार थी। 1966 में कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन देश में बन गया था। उसके बाद आपको याद होगा, कभी ये 5 रुपये देते थे, कभी कभी 1 रुपया भी देते थे। चुनाव आता था तो उस हिसाब से 10, 20, 50 रुपये तक बढ़ाते थे। इन्होंने हमेशा एमएसपी को खिलौना बना के रखा। आपको याद होगा, सोमपाल शास्त्री जी का एक कमीशन जो है
किसान आयोग अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। वो अपना काम कर रहे थे तो हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस ने सोमपाल शास्त्री जी के स्थान पर MS स्वामीनाथन जी का कमीशन बनाया। MS स्वामीनाथन जी बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे, जो देश में हरित क्रांति आई उसमें उनका योगदान है और उन्होंने अच्छा काम किया। तो 2004 में उनका कमीशन बना, 2006 में उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। 2006 से 2014 तक MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट वो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल अपने पैरों के नीचे दबा के रखी, ठंडे बस्ते में डाल रखी। फिर जो है जब ये लगा कि ये मुद्दा बन रहा है, और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब दायित्व मुझे मिला तो देशव्यापी स्वामीनाथन की रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, इसका आंदोलन मेरे किसान मोर्चा के साथियों ने मेरे साथ खड़ा किया। एक दिन रेल रोको में 10,000 मुकदमे एक दिन बने थे, मुझे याद है। और पद यात्राएं, साइकिल यात्राएं, आपने भी उसमें लंबा चला था वो कवर किया। तो उसके कारण से कांग्रेस पार्टी को 2010 में एक कमेटी बनाई 4 मुख्यमंत्रियों की, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, लीड कर रहे थे जो। हाँ, जिसमें बादल जी भी थे, जिसमें नीतीश भी थे और उसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य भी थे। और 2010 दिसंबर में वो रिपोर्ट सबमिट हो गई, लेकिन उस पर भी 14 तक इनका शासन था, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। ये किसानों के मामले में ईमानदार नहीं थे। आपको ध्यान में है रेवाड़ी रैली 15 सितंबर 2013। जी 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 जी। उसका मेरा भाषण बहुत वायरल करते हैं और उसमें 2 बातें बड़ी प्रमुखता के साथ मैंने कही है। पहली बात कही है 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम। दूसरी बात कही है कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। और आप दोनों चीज़ों, तो आपने कई जगह कहा, दोनों उसको यहाँ पहला भाषण जो बहुत वायरल हुआ इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो हमने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल कराया MS स्वामीनाथन को इम्प्लीमेंट करने वाला, और हमने FL+A2 ये देना शुरू किया अपने समय में। कांग्रेस ने तो कभी नहीं दिया, आज हम दे रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ बाजरे के भाव को एंजॉय करते हैं। आपको वो दिन याद होगा जब यहीं रेवाड़ी के सेक्रेटेरिएट में किसानों ने बाजरे के दाम नहीं मिलने से बाजरा जलाया था। मैं स्वयं हाजिर था उस मौके पर। जी जी जी। और आपको आज बाजरा के रेट को कितना एंजॉय करता है रेवाड़ी का किसान, महेंद्रगढ़ का किसान, झज्जर का किसान, जो भी बाजरा ग्रोइंग, भिवानी का किसान, बाजरा ग्रोइंग जो भी हमारा एरिया है वो सब उसके रेट को, भावांतर भरपाई को एंजॉय करता है। जी जी जी। तो हमने ये जो बदल करके लेके आए, तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मेरी बात को आगे बढ़ा दे थोड़ा सा बीच में, इसी को चलने दे कंटिन्यूटी। हुड्डा साहब थे 3-4 दिन पहले यहाँ इसी मंच पे थे, उनका कहना है कि भावांतर योजना क्यों, सीधा MSP क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसे उसका कारण है जी। और हुड्डा साहब आएंगे, उन्होंने तो कभी दिया नहीं, वो तो खरीदते नहीं थे। भावांतर क्यों आ रहा है उसको समझना चाहिए। भावांतर अच्छा है। भावांतर क्यों अच्छा है? क्योंकि आपकी सीमाएं कोई देशों की सीमाएं तो है नहीं, आपकी सारी सीमाएं खुली हुई है। और बाजरा हमसे तो कई गुना ज़्यादा राजस्थान पैदा करता है। तो जब बॉर्डर पार करके बाजरा आएगा तो आप कैसे खरीदोगे, कितना खरीदोगे? इसलिए किसान का रिकॉर्ड रख के और उतना ही बाजरे का फिर आप करोगे क्या? इसलिए अच्छा है मार्केट में वो जो भाव है बेच देवे, उसका गैप सरकार दे देती है, इसलिए भावांतर भरपाई है। इसलिए अपने किसान के अकाउंट में पैसा जा रहा है, अपने अकाउंट के रिकॉर्ड, अपने किसान की रिकॉर्डिंग हो रही है कि मेरा कितना है, किसान को पूरा लाभ मिल रहा है। उसमें एक और भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। पिछले बार का बाजरा, मान लो बाजरे की फसल आने से पहले 1 महीने पहले बिका, सरकार ने तो वापस तो बेचना ही है। और गैप तो हमेशा MSP का और बाजार भाव का रहता ही रहता है। बहुत कम वर्ष ऐसे होते हैं जब MSP से बाजार भाव ऊंचा होता है। कभी कभी होता है, सरसों में पीछे रहा है, आप लोगों ने इस बात को बहुत आनंदित भी रहे लोग इस बात के। तो वो पिछले साल का भी दोबारा आने का भी चांस रहता है। इसलिए भावांतर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बुरी व्यवस्था नहीं है। किसान भी उसको सराह रहे हैं। भावांतर में बस किसानों की एक ही अपेक्षा रहती है कि बाजार का और उसका गैप जो है वो प्रॉपरली सरकार हमको दे देवे, तो किसान उससे आनंदित रहता है, उसको कोई कठिनाई नहीं होती। अभी 2 इश्यू सरकार के सामने आ रहे हैं। आप सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष हैं, आप तक सारी फीडबैक पहुंच रही होगी। प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र और अवैध कॉलोनियाँ। सरकार इनको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह लेकर चल रही है अब सब चीज़ों को, कि हमारे जो है ये बहुत बड़े कदम है PPP, प्रॉपर्टी ID और अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की। लेकिन इनमें जो कठिनताएं आ रही है
जो जटिलताएं आ रही है, जितनी खामियां सामने आ रही है, कैंप भी लगाए जा रहे हैं फिर भी खामियां दूर नहीं हो रही है, कहाँ किस निष्कर्ष तक पहुंचा है संगठन इसमें? देखिए, आप एक बात, एक तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस तरह से मत करिए इसको ऐसे करिए, गुड गवर्नेंस का एक प्रयास है। जी जी। जब आपके पास आंकड़े अच्छे होते हैं तो आपकी योजनाएं अच्छी बनती हैं। आप उनको, जैसे आप आयुष्मान कार्ड देखिए, आयुष्मान कार्ड किनको मिला? 2011 की जनगणना पर। 2011 की जनगणना पर। आज जो गरीब हो गए उनका क्या? जी जी। तो चिरायु कार्ड किनको मिला? जिनका डाटा अब अवेलेबल हो गया। तो इसलिए अगर आपको रियल टाइम डाटा अगर मिलता रहेगा तो आप जिनको आज जरूरत है उनकी भी मदद कर पाओगे। 2011 से लेकर 2023 में वो तो पुराना था, आयुष्मान का बड़ी दिक्कत आई लोगों को। बहुत सारे लोग जो है संपन्न भी हो गए थे, बहुत सारे लोग नए गरीब भी हो गए थे, क्योंकि तो एक साइकिल है, चलता रहता है। कभी परिवार में संपन्नता आ जाती है, कभी कमाने वाला चला जाता है तो उस परिवार में निर्धनता आ जाती है, कभी कोई बिजनेस अच्छा फ्लोरिश कर रहा है तो संपन्नता आ जाती है, कभी वो बिजनेस चौपट हो जाता है तो निर्धनता आ जाती है, साइकिल है। तो इसलिए रियल टाइम डाटा के लिए गुड गवर्नेंस के एक प्रयास के रूप में इसको किया गया और एक बड़ा डाटा बैंक सरकार के पास आया है। बिल्कुल सवाल है कई सारे लोगों को जिनको लगता है कि हमारा इसमें ठीक नाम होना चाहिए था, हमारी इनकम ठीक नहीं दिखाई गई। ये वाजिब सवाल है, सरकार ने भी स्वीकार किया है, संगठन भी मानता है और सरकार इसीलिए जगह जगह बार बार कैंप लगाकर, बहुत सारे लोग लगाकर इस डाटा को ठीक कर रही है। और इस समय जब ये ठीक अवेलेबल डाटा होगा तो इसी का एक आनंद, जैसे मैंने कहा, गुड गवर्नेंस के नाते लोगों को मिलेगा। जब रियल टाइम डाटा आपके पास अच्छा होता है तो आप चीज़ों को ठीक कर पाते हो और अच्छा कर पाते हो। प्रॉपर्टी आईडी का भी यही विषय है कि प्रॉपर्टीज़ के बहुत विवाद रहते थे, तो उस नाते से वो भी अगर उस प्रकार से लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ की ठीक जानकारी, लोगों को व्यक्तिगत रूप से तो है लेकिन सरकार के रिसोर्स डाटा बैंक में इस प्रकार की ठीक जानकारी रहेगी तो उससे भी जो है, कई बार क्या होता था कि वही प्लाट किसी और का था, कोई और भी रजिस्ट्री करा गया, बाद में ये दूसरे बार की रजिस्ट्री हो गई, कोई और कराने वाले खड़े कर दिए, वो आदमी भी नहीं थे। ऐसे रोज़ हम समस्याएं सुनते हैं। तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का भी वो भी एक गुड गवर्नेंस का प्रयास है कि तुरंत देखा जा सके कि ये किसका है और क्या है। तो उस नाते से, हाँ, कठिनाइयाँ उसमें भी आई हैं, तो उस नाते से सरकार उस पर भी स्टेप ले रही है। मतलब भविष्य में इन योजनाओं से बड़ा लाभ मिलने वाला है। गुड गवर्नेंस के अच्छे स्टेप्स, गुड गवर्नेंस के अच्छे स्टेप्स हैं। जब आपके पास किसी भी चीज़ का एक्चुअल डाटा होता है, रियल डाटा होता है, तो आप अच्छा कर पाते हो। मेरे पास भी संगठन का अगर अच्छा डाटा है तो मैं संगठन का काम अच्छा कर पाता हूँ। जहाँ कम है वहाँ कहूँगा ठीक करो यार, तुम्हारे पन्ना प्रमुख यहाँ नहीं बने, तुम्हारे यहाँ इतनी प्रकार की वोटें आई हैं, इतनी वोट यहाँ बढ़नी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो है, आपने देखा जिनसे सर्वे करवाया था, यासी कंपनी का बार बार जिक्र आता है, जिनसे सर्वे करवाया गया था वो कंपनी अपना काम कर गई, जो खामियां छोड़ गई, पेनल्टी उन लोगों पर लगाई जा रही है कि भाई ज़्यादा जो है पैसे दे करके इनको दुरुस्त करवाइए। ये जो लोगों पर भार पड़ रहा है ना, वो तो जो नहीं, देखिए अभी तो सरकार वैसे ही कैंप लगाकर सारा का सारा ठीक कर रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति पर कोई इसकी पेनल्टी लगा रहे हैं कि भाई तुम जो है, तुम कुछ पैसा दो, तुम्हारा गलत हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और कोई है तो जानकारी में दीजिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और सरकार ने अभी कुछ और नए लोग भी लगाए हैं, बल्कि मुझे जानकारी है कि सतीश कोला जी को भी कुछ जिलों का भी काम बुला के दिया गया है इसी काम का, कि भैया आप रेवाड़ी के, महेंद्रगढ़ के, झज्जर के कुछ लोगों को काम बांटा गया है। तेजी के साथ सरकार इसको ठीक करना चाहती है, जो भी दुरुस्ती करना चाहती है। कल कांग्रेस का एक कार्यक्रम था नारनौल में, दो बातों पर वो ले रहे हैं कि हरियाणा के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे, डिफेंस यूनिवर्सिटी बाहर जा रही है, पावर प्रोजेक्ट बाहर जा रहे हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? जो देखिए, कांग्रेस का नज़रिया या अभाव को देखना है, खाली गिलास देखने का है, और वो उसी को देखने का प्रयास भी करेंगे। प्रतिपक्ष है, नेचुरल है, उन्होंने कमी क्या रह गई वो दिखाना है। सत्तारूढ़ दल वो दिखाता है जो किया है। ये KMP का क्या हाल था इनके राज में, ये 10 साल राज में थे, नीलगाय घूमती थी ना। आज के MP से लोग दौड़ रहे हैं। 152D की कोई कल्पना भी थी क्या इनके पास? आज पूरा अहीरवाल उसका मजा ले रहा है। अभी जो सोना से दिल्ली का रास्ता बना वो आप मज़ा दे रहे हो। आपका ये जो रेवाड़ी से जो रास्ता जा रहा है नारनौल वाला, कितना एक्सप्रेस वे बना है, उसका आनंद आपको है आने जाने में। जो रेलवे का जो है सीधे के सीधे जो रास्ते बन रहे हैं, ये सब इनको दिखाई नहीं दे रहे क्या? जा नहीं रहे क्या? क्या हुड्डा साहब जो बस अड्डे से लेकर और जो भिवानी स्टैंड पर और जो शांतमयी होटल के पास हम पेशेंट भी ले जाना पड़ता था, एक फाटक ये और उसके बाद एक फाटक गोहाने वाली, कई बार तो पेशेंट उसके बीच में मर जाते थे PGI ले जाने के लिए।
लेकिन उस ऊपरगामी पुल का मजा लेते हैं कि नहीं लेते? जो रोहतक रोड पे मुरारी ये सनी लिबर्टी सिनेमा के पास फाटक में कभी आप आध घंटा फंसे कि नहीं फंसे? इसी तरह से क्या वो शीला बाईवास बाड़ी फाटक पे फंसे कि नहीं फंसे? अब ऊपर से रेल जाती है, सबकी गाड़ियां आराम से निकलते हैं, इसका आनंद लिया कि नहीं लिया? अब ये जो एम्स जो है ये तो केवल लोगों की ज़मीन लेकर छोड़कर मात्र चले गए थे। इनके सामने तो एक ईंट भी नहीं रखी गई। नड्डा जी ने शिलान्यास किया एनसीआई का, नड्डा जी ने के सामने ही प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। अब इनको वो देखना नहीं है तो मैं क्या कहूँ। यहाँ रेल फैक्ट्री जो है सोनीपत में बन गई है, यानी इन्होंने नहीं देखना है तो वो अजय अलग बात हो सकती है, लेकिन पूरे लोगों नहीं भैया पूरे प्रदेश के लोगों को नए इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट के कामों का मजा आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लोग भाषण में हम कहते हैं तो लोग खुशी जाहिर करते हैं, और इनको आनंद नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने कुछ चीज़ों को और दुरुस्त करना चाहिए। आप एनसीआई पे पैसा लगा रहे हो, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हो, तो दीपेंद्र हुड्डा खुश होते हैं, लेकिन ये जो रेवाड़ी में बनना है, माजरा में एम्स बनना है, इस पे एक ईंट भी क्यों नहीं लग पाई? इसका क्या जवाब? क्या जवाब? नहीं, जो जमीन के और वन विभाग के विषय रहे, और राव साहब ने भी कहा सब क्लियर हो गए, तेजी से होने वाले हैं। और दीपेंद्र को तो वही कहा था मैंने भाषण में ही, सपने तुम देखते और पूरे हम करते हैं। अच्छा, एक राव साहब का बात लेकर आए। नहीं, वो तो इसलिए राव साहब ने अभी कहा, मैं दीपेंद्र की बता रहा हूँ, एनसीआई का जब उद्घाटन होता तभी कहा, उसने कहा हमारा सपना था। मैं कहा यस, सपना था, लेकिन सपने को साकार करने का सामर्थ्य हमारा है, हमने साकार करके दिया है। तुम्हारे सपने तो मरे पड़े थे, वहां तो नीलगायें घूम रही थी। तो इसलिए जो ये सपने को साकार करने का बीजेपी के लोग डिलीवर करते हैं सब, और ये भी डिलीवर करेंगे। जो दिक्कतें आई वो आपको मालूम है, पहले गांव की जमीन की दिक्कतें आई, उसके बाद आई तो कुछ वन विभाग की, अब चीज़ें उससे आगे बढ़ गई हैं। अच्छा, गवर्नमेंट है वो शासन चलाने वाला संगठन है, उसका अच्छा काम है उसका श्रेय उसे, बुरा काम है उसे श्रेय। अच्छाई और बुराई दोनों के खाते में है कि एक ही खाते में? देखिए तो कंट्रोलर कौन है? देखिए राजनीति में वैसे तो सबके अपने अपने अकाउंट होते हैं। जी, हर किसी का अपना, हर नेता का भी अकाउंट है, हर दल का भी अकाउंट है, और जिसकी जैसे डिलीवरी है लोग अपने आप देखते हैं कि किसकी कैसी डिलीवरी है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि सरकार, मेरा ये था सवाल, पिछले दिनों बहुत तेजी के साथ में दरार की बात चली भाजपा जजपा में, और फिर ठंडी पड़ गई। ओवरऑल सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है और उसकी जानकारी सब लोगों को है। आपने भी जिस प्रकार से चर्चा शुरू की, चिरायु कार्ड की आप प्रशंसा करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। जी करोगे ना? जी। कौन ऐसा आदमी जो नहीं करेगा? 5 लाख तक का इलाज 54% आबादी को दे देना। ये जो 11 लाख बीपीएल के कार्ड घर बैठे बन गए, क्या उनको आनंद नहीं हुआ होगा? यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसका आनंद लोगों को है, जिनको लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी हुई है। भावांतर भरपाई का जो आपको ये जो वाटर मैनेजमेंट इस सरकार ने अच्छा करने की कोशिश की है। आपके सामने भी जो पूरा वो जल ये अपन भरते हैं यहाँ पर, और दक्षिण हरियाणा को पानी कैसे अच्छा पहुँचे, इसकी खुशी पूरे, फिर मेरिट के साथ नौकरियाँ, इसकी खुशबू है कि नहीं है यहाँ? पानी पे तो हम आएंगे इश्यू पे जो है। हाँ। नहीं जितना है पहले उसका तो आनंद ले लो आप, और इश्यू पर आना, बड़े पर आना। लेकिन ये जो बसानी बैराज वाले पानी पर आपको कुछ आनंद होता होगा ना निकलते? वो तो स्वाभाविक है, वाटर लेवल भी ऊंचा हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे संकल्पों से जो हमने परिवर्तन किया है, संकल्प को सिद्ध करके, तो उसके कारण से जो लोगों को आनंद है वो महसूस होता है ना। अरे भाई लोटा बोतल लेके बाहर जाते थे, घर घर में शौचालय, लोगों को आनंद है ना इस बात का। ये जो ठांसरे इकट्ठे करते थे, गोबर सिर पे ढोती थी माताएं बहनें, उपले बनाती थी, गोसे बनाती थी, इस बरसात में फूकनी मार मार के जो हालत ख़राब हो जाती थी, आंखों में पानी आ जाता था। आज फूकनी बाजार में नहीं मिलती साहब, नहीं तो लड़कियों का नाम फूकनी रख देते थे। ये जो बदल है उसका आनंद है लोगों में, ऐसा नहीं है। तो आप ये बताइए, अभी अकेले जो चुनाव लड़ने की बातें आ रही है भाजपा की और जजपा की, अकेले चुनाव लड़ने की, उस विषय में बताइए कि आपका कोई नीतिगत फैसला इस विषय में, कोई मीटिंग बैठक? अभी तक फैसला जो यही है कि 2019 में हम अलग अलग चुनाव लड़े थे, हमारा समझौता सरकार चलाने का हुआ, हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। 2024 का चुनाव की तैयारी दोनों दल अलग अलग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, जजपा अपनी तैयारी कर रही है। चुनाव के समय अगर हमारा कोई तालमेल होगा तो निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे। बीच में अभी एक साथ चुनाव की बात आ रही है, अभी इस पर कोई लोकसभा और विधानसभा की, आप सीनियर लीडर हैं, आपके पास तो फीडबैक पूरा ही होगा। मुख्यमंत्री
महोदय की भावना आ चुकी इस विषय में, और इससे पहले आपके सीनियर लीडर्स भी केंद्र के भी कह चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संभव है हरियाणा में? देखिए, डिसीजन केंद्र ने करना है, मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं करना, मुझने भी नहीं, मैंने भी नहीं करना। मैं इतना कह सकता हूँ प्रदेश के अध्यक्ष के नाते से कि हमारी तैयारी पूरी है। अकेले जाना है तो अकेले ठीक, दोनों करने हैं तो दोनों ठीक। हम तो पन्ने पन्ने तक संगठन खड़ा करके दे देंगे कि ये आपके 19,780 बूथों का ऑर्गेनाइजेशन है, आप जैसे काम में लगाना है लगाइए, वैसे काम में लगा लीजिए। अच्छा, आप गुड़गांव रैली में थे, गुड़गांव रैली में एक खास बात देखी गई, सामने आपके सामने तो भीड़ तो थी ही, जो वो जो सफ़ेद पगड़ी आई, जो लंबा सैलाब, जन सैलाब, जो सफ़ेद ही सफ़ेद पगड़ी आई, वो किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, जिसको अपने अपने इलाके के तरीके से लोग सजते हैं, और वैसे तो मैं कहूँ कि सारा हरियाणा ही सफ़ेद पगड़ी बांधता है। मैं जो गुलाबी पगड़ी वाला जो कांग्रेस में कल्चर का है, वो कांग्रेस का है। नहीं तो आपके यहाँ सफ़ेद पगड़ी आई ना? नहीं भैया, हमारे यहाँ मेरे झज्जर जिले में किसान कौन सी पगड़ी बांधता है? आप बताओ। नहीं, सफेद ही पगड़ी बांधता है, कलर पगड़ी नहीं बांधता। हमारे झज्जर जिले का आम, रेवाड़ी लोकसभा की रैली थी, रेवाड़ी में भी कौन सी पगड़ी बांधते हैं? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सारे हरियाणा में कलरफुल पगड़ी हमारे यहाँ बांधने का कुछ समाजों का रिवाज है। ये तो सामान्यतः हमारे यहाँ किसान भाई कौन सी पगड़ी बांधते हैं, वैसी पगड़ी बांधे हुए थे। उसको आप बहुत अलग, सफ़ेद को भी आप कलर देने के चक्कर में हो, आप गजब के पत्रकार। मैं तो कलर नहीं दे रहा। अच्छा, आज आप पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेकर के आए हैं, आपके संगठन की बात करेंगे अब, क्योंकि आप संगठन के लीडर हैं, मुखिया हैं। आपके पन्ना प्रमुख पूरे हरियाणा में कितने पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं और आगे का क्या रोड मैप है? देखिए, अभी मेरे पन्ना प्रमुख जो है 1/3 विधानसभाओं के संपन्न हो गए हैं। पहले हमने कोशिश की थी कि हम जून अंत तक सभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन करेंगे, लेकिन बीच में ही हमको मई के आखिरी सप्ताह में ही पूरे 1 महीने का टास्क मिल गया, जिसके कारण से हमने कहा कि अब इस पर हम आग्रह नहीं करेंगे, जो कर सकता है वो करे, तो हम अपना कैलेंडर आगे ले जाएंगे। तो हमने अब अगला महीना, जुलाई का महीना सबको दे दिया है, और जुलाई में अभी कल एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन फतेहाबाद में था, आज कोसली में था। अब जुलाई महीने में मुझे लगता है कि हमारे मैक्सिमम पन्ना प्रमुख सम्मेलन होंगे, कोई इक्का दुक्का शायद अगस्त में जाएंगे तो जाएंगे। तो इसलिए तैयारी सबकी है, बड़ी संख्या में डाटा पोर्टल पर आ गया है, और सब अब बड़ी गंभीरता के साथ उसमें लगे हुए हैं। 3-4 पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है 9 तारीख को ही होने वाले हैं। बादशाहपुर विधानसभा का होगा, बल्लभगढ़ विधानसभा का होगा, कालका विधानसभा का होगा, कुछ और भी आ जाएंगे अभी 2-3 जो मेरी जानकारी में। तो लोग बड़ी उसके साथ लगे हुए हैं। अभी 15 की भी डेट बहुत बुक कर रहे हैं, 15 और 16 की। तो मुझे लगता है कि हर वीकेंड पे, क्योंकि सामान्यतः प्रीफर करते हैं लोग शनिवार रविवार, तो अच्छे हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ जो है ऐसे पन्ना प्रमुख सम्मेलन अब जल्दी जल्दी होते जाएंगे। और हम इस काम को पूरा जो है, क्योंकि हमने ही लोगों को थोड़ा अवकाश दिया कि क्योंकि ये कार्यक्रम रैलियां हो रही थी। अवकाश तो नहीं दिया, लोग तो फीडबैक तो ही आता है, धनखड़ साहब चैन से बैठने ही नहीं देते। नहीं, वो अवकाश नहीं दिया, अल्टरनेट काम दिया। आप ठीक कह रहे हो। रैलियां दे दी, उनको व्यापारी सम्मेलन दे दिए, बुद्धिजीवी सम्मेलन दे दिए, लाभार्थी दे दिए, तो और काम दे दिए। इसलिए उसको थोड़ा कहा कि भाई अब जो रोजाना का हमारा ये चला हुआ था भी क्या हुआ, उसको हमने थोड़ा सा अल्टरनेट काम देने से उसका फॉलोअप नहीं लिया। एक 2-3 दिन से एक बातें आ रही है कि भाजपा अपने कार्यालयों में, हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है ही कार्यालय, जो प्रॉपर्टी आईडी वगैरह में खामियां आ रही है, दिक्कत आ रही है लोगों को, कि वो वहाँ संपर्क कर लें, ऐसी चीजें आ रही है। हमने CSC इसकी आलोचना हो रही है कि भाजपा अपने कार्यालय में बुला रही है, नगर परिषद का कार्यालय क्यों इस मामले में सक्षम समाज सेवा नहीं है? जिसने भी करने हो कर लो ना, कांग्रेस वाले भी CSC खोल लो, ऐसे काम CSC में होते हैं। हमने तो शुरू में ही कहा हमारे कार्यालयों में CSC खोलो। हमने तो अपने सब नेताओं को कहा कि अपने दफ्तरों में CSC खोलो। भाई, राजनीति में सेवा पहले है ना, आप भी सेवा करिए, सब पार्टियां करें। भाई, किससे हो रहा है ये काम? CSC से हो रहा है। वहां भी कैसे कराएंगे? बीजेपी दफ्तर में भी CSC से कराएंगे। इसलिए इसमें कोई, मुझे लगता नहीं किसी को तकलीफ होने की बात है। सब कांग्रेसियों को भी अपने दफ्तरों में CSC खोल लेने चाहिए। हम बीजेपी के सब लोगों कह रहे हैं अपने अपने दफ्तर में CSC खोलो। भैया, सेवा करके राजनीति में आओ ना। केवल राजनीति केवल भाषण करने की, जलसा करने की, जुलूस करने की थोड़ी है। मनोहर जी अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये जो मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ही मेहनत के साथ सारे विषयों पर काम करते हैं।
अच्छा धनखड़ साहब, पानी को लेकर के आपके पास तो इरिगेशन का महकमा भी रहा था, एग्रीकल्चर भी आपने नज़दीक से देखा है। अब जो नदियों में पानी का स्तर है वो अभी बरसात में तो थोड़ा बढ़ जाता है, पर हम औसतन देखें तो नदियों का पानी कम होता जा रहा है। आपकी SYL बनी नहीं है, आपकी हाँसी बुटाना बनी नहीं है, और मैं ये सभी नेताओं से सवाल करता हूँ, 40 साल से देखता आ रहा हूँ, सभी ये कहते हैं इस दक्षिण हरियाणा में ईख धान सब ये पैदा होगा। वो होगा कैसे? आप डेटा उठा करके देखेंगे तो रिवाड़ी महेंद्रगढ़ में मिलेगा 2000 हेक्टेयर, दूसरे ज़िलों में मिलेगा वो 1 लाख हेक्टेयर से ऊपर है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद देखेंगे, ना तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया पानी का, और ना ही कोई दूसरा विकल्प हो पाया। आप बरसात के पानी को संरक्षण सहित कई योजनाएं बताई थी, एक बार दोहराएंगे पानी का प्रबंधन कैसे हो सकता है और कैसे कर पाएंगे? जो देखिए, वे पानी के बारे में एक मोटा मोटा आंकड़ा, वैसे आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि हमारा प्रदेश 2 करोड़ एकड़ फीट पानी इस्तेमाल करता है। 2 करोड़ एकड़ फीट का मतलब ये है कि 1 करोड़ एकड़ ज़मीन पर 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाए, इतना पानी हरियाणा इस्तेमाल करता है। इसमें 1 करोड़ एकड़ फीट पानी जो है वो नदियों से आता है। इसमें से 60 लाख एकड़ फीट पानी भाखड़ा डैम से आता है, 40 लाख एकड़ फीट पानी यमुना से आता है, और जो है 1 करोड़ एकड़ फीट पानी हम ज़मीन से निकालते हैं। आधी सिंचाई हमारी लगभग ट्यूबवेल से। इसमें से 60 लाख एकड़ फीट रिचार्ज होता है बारिश से, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फीट बारिश होती है, और लगभग 60 लाख एकड़ फीट बह जाता है। तो हर साल का जो 40 लाख एकड़ फीट का घाटा है, एक विषय वो है। दूसरा विषय भी अब पैदा हो गया है कि इतने पानी के इस्तेमाल से जो हरियाणा का निचला इलाका है, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक में खासकर से कलानौर के कुछ इलाके परमानेंट जल भराव हो गया है। इसी तरह से सिरसा ज़िले में भी, जहाँ पानी ज़्यादा, आपने कहा ज़्यादा समय जाता है, 15 दिन जाता है, वहाँ भी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है जल भराव का शिकार हो गई है। तो इसके दोनों दुष्परिणाम आने लगे हैं। एक तरह से वाटर लॉक्ड एरिया बढ़ता जा रहा है, और लाखों एकड़ ज़मीन हरियाणा की उसके कारण से खराब हो गई है। आपके झज्जर में भी काफ़ी है। और दूसरा उसका परिणाम जो है वो ये है कि अंडरग्राउंड वाटर की लेयर नीचे जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने बहुत बेटर वाटर मैनेजमेंट किया है। मैंने तो अपने समय में शुरू किया था कि मैं इस सिंचाई विभाग को, मतलब कैनाल विभाग को, नहर विभाग को जो है वो ये जिम्मेवारी दूं कि जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हर घर तक पानी देता है, तो आप हर खेत तक पानी देने की जिम्मेवारी लो। आप केवल नहर चलाने की जिम्मेवारी ना लो, हर खेत तक पानी देना, हर खेत तक पानी दो। और उसके मैंने 14 जो है वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराए थे। और पानी हमने देने के 4 तरीके निकाले थे। एक ड्रिप इरिगेशन, एक छोटा फुहारा, एक बड़ा फुहारा, एक रेनगन। सोलर सिस्टम लगाया था, टैंक बनाए थे, नहर से पानी लाए थे। वो असदलपुर, अमादलपुर में था। हाँ, मैं देख कर आया था। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट जो है उसमें केवल किसान को ये बताने की जरूरत थी कि मेरे खेत में पानी दे दो। केवल 2 आदमी उसको ऑपरेट कर सकते थे, तीसरे आदमी की जरूरत भी नहीं थी। और किसान को कितना पानी वो ले रहा है, ड्रिप वाले से कम पैसे लेते, छोटे फुहारे से थोड़े ज़्यादा, बड़े फुहारे से थोड़े ज़्यादा, रेनगन से सबसे ज़्यादा। उसको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बिजली आई नहीं आई, मीटर लगा नहीं लगा, नहर आई नहीं आई, और पूरे हरियाणा का वाटर मैनेजमेंट हम इजराइल की तरफ से कर सकते थे। लेकिन संयोग से चीज़ें बदलती चली गई और वो चीज़ें बहुत आगे नहीं बढ़ी। पर चीज़ें संगठन में जाके तो बढ़ाई आपने। हाँ, तो हमको एक लोग भी आपको सुनना चाहेंगे कि ये जो आपने गुरु मंत्र ले रखा है, अभी राव नरवीर और इंद्रजीत को एक मंच पे बिठा दिया, उधर अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर सब एक मंच पे बैठे, कैसे कर रहे हैं? जो कल के 36 का आंकड़ा रखने वाले 63 में कैसे बदल रहे हैं? क्या फार्मूला अपना रहे हैं? देखिए, एक ही मंत्र है, भारत माता की जय। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन एक ऐसा ही मंत्र है जो सबको साथ लेकर चलता है, और सब उस हित में संगठन की मैं कहूँगा कि प्राथमिकता जो है वो नेशन फर्स्ट के हिसाब से चलती है। पहले देश, फिर पार्टी, आखिर में व्यक्ति। और जब इस समीकरण को व्यक्ति हृदयंगम कर लेता है, फिर उसको कठिनाई नहीं होती है, फिर वो साथ चलने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन उसको लगता है कि ऐसा, जब उसको लगता है कि नहीं महेश जी कोई प्रायोरिटी है और मुझे नहीं है,
तब उसको दुराव लगता है। जब उसको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये संगठन जो है सबको साथ लेकर चलता है, तो उस नाते से फिर उसको ये फील आता है कि नहीं, हम साथ चल सकते हैं। देखो, मिलता तो भाग्य से है, किसको कब कौन सी विधानसभा जाना है, कौन सी लोकसभा जाना है, भाग्य भी बहुत रोल प्ले करता है। कई बार टिकटों के बाद लोग हार जाते हैं, कई बार अच्छे वातावरण के बाद भी लोग हार जाते हैं, कई बार अच्छे वातावरण में जीत सकते थे, टिकटें नहीं मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं। लेकिन ये साथ चलना जो है, ये बीजेपी की वर्क कल्चर का एक हिस्सा है। सब इसमें मैं कहूँगा रचे बसे हैं। और ऐसे उन सब के, जिसको मैं कहूँगा कि देखिए, राजनेता का सबसे बड़ा धर्म होता है अपनी ईगो को संभाल के चलना। जी जी जी। और अपनी ईगो को संभाल के चल सके वही अच्छे राजनेता हैं। जो अपनी ईगो को ही संभाल के नहीं चल सकते, तो फिर मैं कहूँगा कि वो बाकी चीज़ें जिसको चलानी है, प्रदेश चलाना है, देश चलाना है, कोई इलाका संभालना है, तो कैसे हो सकता है। अच्छा, और इस मामले में हमारा नेतृत्व बड़े अच्छा है, सब साथी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, थोड़ा सा धनखड़ जी से व्यक्तिगत जुड़ा सवाल। पार्टी में कोई चॉइस नहीं होती, आप कई बार कह चुके हो, इसलिए मैं नहीं दोहराऊंगा कि आपकी चॉइस क्या है। पर नहीं, आप क्या करेंगे वो तो आपके बारे में पार्टी करेगी। पर व्यक्तिगत आपसे पूछा जाए कि लोकसभा चुनाव लड़ना अच्छा है कि विधानसभा चुनाव लड़ना अच्छा है धनखड़ जी के लिए, तो क्या कहेंगे? जो देखिए, मैं वही कहूँगा जो आप कह रहे थे। मैं तो व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत चॉइस। पार्टी का समर्पित नेता हूँ और पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व को निभाऊंगा। लेकिन सामान्यतः हमारी वर्क कल्चर का एक सहजता से हिस्सा बना है। जो चुनाव जिस प्रकार के लोग लड़ते हैं, सामान्यतः वो चुनाव जीते या नहीं आ रहे हैं। जैसे 2019 के सभी कैंडिडेट, अभी हम उनको यही मानकर चल रहे हैं कि वो अगली तैयारी अपनी अपनी विधानसभाओं की ही कर रहे हैं। वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये समय तय करेगा। लेकिन पार्टी की एक सहज मान्यता रहती है। जैसे रेवाड़ी से लो सुनील मूसेपुर, वो लड़े, अभी भी कोई काम कराने की बात आएगी रेवाड़ी में तो हम उन्हीं को आगे रखते हैं। तो सामान्यतः ऐसे 2019 को जो लड़े हुए लोग हैं वो सब अपनी अपनी विधानसभा लड़े तो विधानसभा जो संभाल रहे हैं। लेकिन पार्टी किसको कब क्या काम बताए, वो पार्टी का तो ऑप्शन हमेशा खुले हैं। अभी तो पुराने ऑर्डर तो अभी तो सब तैयारियां उस हिसाब से जो उनको पहले काम मिला था उसी को ओन करते हुए काम कर रहे हैं। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा सरकार तीसरी पारी के लिए कितना तैयार पाते हैं? पहले 75 पार का नारा दिया था, अब वो आपका नारा कांग्रेस चुरा ले गई है, शायद वो देने लग गए हैं। आप कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, इस बार कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, मैं इस बार आपको चुनाव से पहले सीट बताऊंगा जो है गुजरात के अध्यक्ष की तरह, और वो उतनी ही सीट आपको मिलेंगी कि जिस तरह से गुजरात की मोडस ऑपरेंडी थी, डिजाइन तीसरी पारी आ रही है पक्का, जिस तरह से गुजरात की मोडस ऑपरेंडी थी उसी डिजाइन से मैं काम कर रहा हूँ। वही आंकड़ा आपको बताऊंगा। माइक्रो मैनेजमेंट, बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से आपको बताऊंगा कि इस बार हम कितनी सीटें लेंगे। समय आने पर ये बताया जाएगा। फिर से हम 10 की 10 ओरिजिनल पन्ना प्रमुख खड़े रहेंगे, बिल्कुल दम के साथ। देखिए, कांग्रेस ने तो क्या है ना, अपना नक्शा ही उन्होंने बिल्कुल उसका कलर चेंज हो गया सब। अब जैसे राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता थे एक समय, आज हमारे बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस को यहाँ क्या मिलेगा? कभी शैलजा, कुमारी शैलजा सिरसा की बड़ी नेता थी, अंबाला में भी प्रभाव रखती थी। आज क्या पिता पुत्र ने उनका कोई प्रभाव छोड़ा है यहाँ? तो क्या मिलेगा इनको? कुलदीप बिश्नोई क्या हिसार में कांग्रेस के बड़े नेता नहीं थे? आज बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो कांग्रेस के लिए वहाँ क्या है? बीजेपी आधी कांग्रेस तो हो गई। मैं बता रहा हूँ ना, धर्मवीर इनके बड़े नेता थे, रमेश कौशिक बड़े नेता थे, अरविंद इनके बड़े नेता थे। इनके पास क्या है? तो ये तो अपने को सिकोड़ते सिकोड़ते, यानी जब कोई व्यक्ति केवल परिवार के लिए लगता है, तो सुरजेवाला जी, उनको तड़ी पार जाना पड़ा एक तरह से। मैं कहूँगा कि यहाँ से राज्य से बाहर जाना पड़ा। और वो रामविलास का बयान कितना पॉपुलर हुआ था कि हुड्डा साहब कांटे वाला, कांटा निकाल दिया। हाँ, तो ये जो इसके इन्होंने अपना अपना करते करते खुद को बहुत सिकोड़ दिया है। तो कांग्रेसी कांटे निकालने में लग रहे हैं। तो ये कांग्रेसी कांटे निकालते निकालते ये वहाँ पहुँच गए। आप समझ सकते हो कि वो स्थिति कहाँ पहुँच गई कांग्रेस की। तो सारे हरियाणा का मैप देखोगे तो ऐसा नहीं है। इनकी तो बातें सब जो है, इनके पास कोई ना ऑर्गेनाइजेशन। ये अशोक तंवर को इन्होंने लठिया के उतारा, बॉडी बनाने नहीं दी। शैलजा जी को भी उन्होंने कोई बॉडी नहीं बनाने दी, ना हरियाणा की ना जिलों की कुछ भी। अब बेचारे उदय भान जी भी ये बयान देना ही छोड़ के कि कब आएगी। तो ये तो आपके लिए फायदेमंद है, मतलब हुड्डा साहब टीम नहीं बनाने दे रहे। नहीं, मेरे लिए फायदेमंद का विषय नहीं है। कांग्रेस की अंतर्कलह को उजागर कर रहा हूँ।
कि कांग्रेस के संगठन का वो सामर्थ्य नहीं बचा है कि कांग्रेस साथ चल सके। एक समय कांग्रेस कई बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य रखती थी, कांग्रेस ने उस सामर्थ्य को खोया है। आज बीजेपी का वो सामर्थ्य है कि बड़े बड़े दिग्गजों को, जो आप कह रहे थे, एक साथ लेकर चलने का सामर्थ्य है भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न हुआ। हम इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कांग्रेस की, लेकिन आज बीजेपी में वो सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है और यही बदल है। इसलिए कांग्रेस का कोई आप भविष्य मान रहे हो, कोई भविष्य उस प्रकार का नहीं है। मेरा अंतिम सवाल, 9 साल का खूब प्रचार किया है आपने, आपकी पार्टी ने, दूसरे राज्यों के भी नेता हरियाणा में पहुंचे प्रचार करने के लिए, हरियाणा के नेता भी दूसरे राज्यों में गए। हरियाणा के लिए मोदी सरकार की कोई 3 बड़ी उपलब्धियां बताएं, मोदी सरकार की हरियाणा में जो बड़ी परियोजनाएं हरियाणा को मिली मोदी सरकार से, जिन्हें हम 9 वर्ष की उपलब्धियों के रूप में प्रचारित कर सके। अभी मैं आप मेरे इन वो आयुष्मान वगैरह तो हो गई आपने बताई, लेकिन कोई बड़ी परियोजना हरियाणा को, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जी आप जो सड़कें देख रहे हो आपके आसे पास 152 डी देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे देख रहे हैं जो रेवाड़ी से जा रहा है, ये रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, जो सोना से दौसा तक का जो रोड बन गया है, जो बम्बई तक बनने वाला है वो आप देख रहे हैं, ऑर्बिटल ट्रेन जो है बनने वाली वो देख रहे हैं, KMP इस समय में बन गया वो देख रहे हैं, NCI का जिक्र मैंने किया वो देख रहे हैं, रेल फैक्ट्री का जिक्र मैंने किया वो देख रहे हैं। मोदी जी की तो इतनी उपलब्धियाँ हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में देखोगे पूरा बड़ा चेंज जो है, बड़ा बदलाव जो है सारे समय मोदी जी के कारण से व्यक्तिगत जीवन में भी आया है, और जिसको मैं कहूँगा कि पूरे राष्ट्र के मैक्रो लेवल पर भी है और माइक्रो लेवल पर भी है। अंतिम व्यक्ति भी महसूस करता है कि मैं इस राज्य में मेरा कुछ भला हुआ है। यानी पहले भारत ऐसा देश था, रेल आई जो चढ़ गए रह गए। अब यह है कि हर आदमी को वैक्सीनेटेड है, डिजिटल उसकी जानकारी है, हर आदमी की हर रसोई में गैस है, हर घर में नल से जल है, हर घर में शौचालय है। अब हर एक की बात होती है। अब ये बात नहीं होती कि कुछ लोग लाभ ले गए। अकेला चलो बैसाखी तोड़ो नारा जिंदाबाद रहेगा। देखिए जैसे मैंने कहा ना, वो नहीं, पुराना नारा है भाजपा का। नहीं, जो मैं बात कह रहा हूँ कि हमारा पार्टी 10 की 10 लोकसभा की अपने बलबूते सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। आप गठबंधन पर आओगे तो फिर मेरा वही जवाब है, वो अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, करना ही चाहिए। आप पूछोगे गठबंधन का क्या होगा तो फिर वही जवाब है, जब चुनाव आएगा कोई विषय होगा तो आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।